हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत ही शानदार और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है अबाउट टॉप 30 यानी कि सुपर 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपके लिए नेट का एग्जामिनेशन हो या सीईटी का एग्जामिनेशन हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम लगभग 10 से 15 दिन का समय है आप लोगों के पास, तो ऐसे में कुछ नया ना शुरू करें, जितना हो सके प्रीवियस ईयर को लगाएं। ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा जरूर ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, सो आज हमने स्टार्ट किया है पॉलिटिकल थ्योरी का और आगे अपकमिंग टाइम में हम बाकी यूनिट्स के भी लेकर के आने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, who among the following firmly believed that periodic communitarian correction is required because liberalism is a self-subverting doctrine? तो पहली बात तो सेल्फ सबवर्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाशकारी। ठीक है, तो कौन ये कहता है कि हमें कम्युनिटेरियन करेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, वो अपने आप में एक विनाशकारी सिद्धांत है। तो कम्युनिटेरियन थिंकर इनमें से केवल एक ही है जो कि है माइकल वॉल्जर। ठीक है, तो माइकल वॉल्जर का स्फेयर्स ऑफ जस्टिस जो किताब है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जस्टिस की थ्योरी को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। हर चीज का यानी कि अपना अपना स्फेयर होता है। पॉलिटिकल स्फेयर अलग होता है, इकोनॉमिक स्फेयर अलग होता है। पॉलिटिकल के साथ साथ आपके जो अदर स्फेयर्स हैं, सोशल है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की बात आप कर रहे हो, एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो हर एक जो आपका जस्टिस है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्फेयर्स होना चाहिए। तो बेसिकली अपनी स्फेयर्स ऑफ जस्टिस किताब में वो जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस की बात करते चलेंगे हर क्वेश्चन में, ताकि आपका जो माइंड है वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देख सके कि कहाँ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस और कौन से आ सकते हैं। ठीक है, सो माइकल वॉल्जर, यहाँ पे कम्युनिटेरियन की बात हो रही है, तो सीधा सी बात थी कि इसमें से केवल एक ही थिंकर है जो कम्युनिटेरियन है, वो है आपकी माइकल वॉल्जर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इसको 3 स्टार जरूर दूंगी क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। चाहे आप मैच द फॉलोइंग की बात कर लो या एमसीक्यूज की बात कर लो, डीयूईटी की, सीयूईटी की, जेएनयू, पीएचडी, सेट नेट, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द आर्टिकल द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स? ये एक आर्टिकल है, किताब नहीं है। तो ये लिखा है आपका रॉबर्ट नोजिक ने। वेरी वेरी फेमस आर्टिकल और काफी बार पूछा जा चुका है, तो आई गेस कि काफी बच्चों को आता होगा। लेट्स मूव ऑन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो आजकल आपने 2023 का जब से जून जुलाई का एग्जामिनेशन हुआ था, आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो पहले कई बार हमें 1 से 2 ऑप्शन आता था तो बात बन जाती थी, लेकिन आजकल नहीं बनेगी। तो हमें आजकल कोशिश करनी है कि हमें सारे ऑप्शंस आते हों, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज भी बनेंगे और आ भी चुकी हैं पहले। ठीक है, तो बैरी बुजान की किताब है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद सुजैन मोलरॉकिन, जो कि एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट हैं, इनकी किताब का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन, जिनका एक बहुत ही फेमस आइडिया ऑफ जस्टिस है, जिसमें वो कैपेबिलिटी अप्रोच की बात भी करते हैं। देन उसके बाद टॉम कैम्पबेल, जिनकी किताब है जस्टिस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wrote the book Multicultural Citizenship? Who wrote the book Multicultural Citizenship? Just a second, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। Yes, A Liberal Theory of Minority Rights, 1995। तो ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आपका विल किमली का, और ये अभी 2023 के पेपर में भी पूछा गया था। ये एक पुराना क्वेश्चन है जो मैंने डाला है, साथ ही 2023 के में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हो कि मल्टीकल्चरलिज्म के जो थिंकर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे 2 थिंकर्स हैं, फर्स्ट है विल किमली का एंड सेकेंड है भिकू पारेख। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की किताबें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है? मल्टीकल्चरलिज्म बात करते हैं उन सभी माइनॉरिटीज की जो एक प्लूरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और मल्टीकल्चर के जितने भी थिंकर्स होते हैं वो ये बात करते हैं कि सभी का
अपना एक शेयर होना चाहिए, अपना एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, जिससे कि उनको कभी भी मेजॉरिटी का डोमिनेशन ना फील हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है? पोस्ट मॉडर्निज्म वो है जो मॉडर्निज्म को क्रिटिक करता है, और वो ये बोलते हैं कि मॉडर्निज्म में जिस तरीके से रियलिज्म की हम बात करते हैं जब, तो रियलिज्म जैसे वर्ल्ड को एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के साथ, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ शो करता है, वो कहता है कि हर स्टेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है और ये बात यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे सभी जितने भी ट्रुथ जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं ये बोलकर कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हैं, ये कभी बदल ही नहीं सकते, ये उन सब का क्रिटिसिज्म करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हर चीज रिलेटिव होती है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो हर चीज अपना मीनिंग अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के रिगार्डिंगली कौन सी चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल टेंडेंसी गलत है, क्योंकि हिस्टोरिकल टेंडेंसी में तो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, वो तो रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल टेंडेंसी की बात करना तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी के अंदर बिलीव करना हो गया। सो प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज, ये भी ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटलिटी, वो कहते हैं कि हमेशा एक ब्रॉड पिक्चर को आपको टुकड़ों में तोड़ करके उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आंख बंद करके उसके ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को मान लेना चाहिए। कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस। Postmodernism, a comprehensive philosophical and cultural movement. Postmodernism reject the possibility of absolute truth, जो मैंने आपसे अभी बताया था. And postmodernism does not show the historical tendency. Next question. Which one among the following is not related to neo-Marxism? अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि what is Marxism and what is neo-Marxism. वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? So Marxism is totally about economic things. मार्क्सिज्म बिल्कुल इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बात करता है, वो कैपिटलिज्म का क्रिटिक करता है ना। वो सिर्फ क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स क्या बोलता है अपनी हर किताब में, कि कैपिटलिज्म की वजह से जो है हैव एंड हैव नॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, और जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन सबके पीछे एक ही चीज जिम्मेदार है, वो है कैपिटलिस्ट लोग। तो न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी क्या कहती है? न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी कहती है कि दुनिया में आज के समय में एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे कारण हैं, केवल कैपिटलिज्म नहीं है। तो ऐसे में वो केवल एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमें लोगों को क्या दिलाना है? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, इमेंसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, जो कि आज के समय में काफी सारे फैक्टर्स से होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से थिंकर हैं जो नियो मार्क्सिज्म से बिलीव करते हैं, आई मीन रिलेट करते हैं, और कौन सा नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा है, तो रोजा लग्जमबर्ग जो है वो आपकी एक मार्क्सिस्ट है, वो नियो मार्क्सिस्ट नहीं है। हेबरमास, एरिक फ्रॉम एंड हर्बर्ट मार्केस, इनकी किताबें भी आपको जरूर करनी है जो कि आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सो शी वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एट द टर्न ऑफ द ईयर्स 1918 टू 1919 तक। ये एक एडिशनल फैक्ट है अबाउट रोजा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिस्ट आर्ग्यू that women's values are based primarily on, आपको बताना है कि फेमिनिस्ट क्या बोलती हैं कि विमेन की वैल्यू को किस चीज के ऊपर बेसिस माना जाता है सोसाइटी के अंदर। तो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स। फेमिनिस्ट यही तो बात करती हैं कि देयर इज नो बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि विमेन आर इंफीरियर, उनका एक पर्सनल स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट है मेन से, बट दैट डजंट मीन कि मेन आर सुपीरियर देन फीमेल। तो जितना भी विमेन्स को सप्रेस किया जाता है, सबऑर्डिनेट बनाया जाता है, वो किस वजह से है? ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल। इसका एक एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे कि आपने बेबी शावर्स देखे होंगे, तो उसमें डेकोरेशन जो होती है वो लड़के के लिए ब्लू होती है और लड़की के लिए पिंक होती है। सो वो क्या है? वो सोशल रोल ही तो है। उस बच्चे को तो अभी पता भी नहीं है कि ब्लू कलर और पिंक कलर में क्या डिफरेंस है या फिर क्या होते हैं, लेकिन आप उसके पैदा होते ही उसको ये दिखा दे रहे हो कि आप अगर गर्ल हो सो यू हैव टू चूज पिंक कलर एज ए फेवरेट कलर, एंड अगर आप लड़के हो यू कैन नॉट लाइक पिंक कलर बिकॉज वो लड़कियों का कलर है। तो ये क्या है? एक सोशल रोल है। लड़कों को सिखाया जाता है मैस्कुलिन बनना, लड़कियों को केयरिंग बनना, ये सारे आपकी सोशल रोल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्ट अ सेकेंड।
Next question is distributive justice is mainly concerned with distribution of honors or wealth. तो यहाँ पे distribution justice की एक definition को दे दिया गया है कि जो distributive justice है वो ये कहता है कि किस तरीके से society में honor और wealth का distribution यानी कि बंटवारा होना चाहिए। ये किसने कहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कहा है एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का थ्योरी दिया था, जिसमें वो एक तो सब लोगों को इक्वल नहीं मानता है, वो स्लेव को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। वो जो स्लेवरी होती है उसको वो कहता है कि भाई ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। वो कहता है एक तो होता है कि भाई आप जन्म से ही ऐसे हो, ऐसे सोसाइटी में पैदा हुए, ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो और आपके पास कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है जिससे सोसाइटी चल सके। तो वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, किस तरीके से आप ऑनर और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी सोसाइटी में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दिखाता है जस्ट एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन अ सोसाइटी। इनकी जो किताब है न्यूट्रोमैन एथिक्स, ये भी एक PYQ है और काफी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं वन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस एंड दैट विच इज जस्ट in the corresponding sense concerns the distribution of honor or money or other things that are divisible among those who have a share in the constitution। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने क्या बताया है कि आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि किसका कितनी भागीदारी हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि स्टेट अफेयर्स के अंदर। द अदर फॉर्म रेक्टिफाइज द कंडीशंस फॉर ए ट्रांजैक्शन। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका एरिस्टोटल का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु of the following are the arguments for women's equality। आपको बताना है women equality के लिए इसमें कौन कौन सी arguments दी गई हैं। inferiority of women to men is socially constructed, बिल्कुल सही है, and has no legal justification। then comes non application of principles of liberty and equality to the condition of women is paradoxical। बिल्कुल सही है कि आप एक जगह तो liberty और equality का ढोल बजाते हो और दूसरी तरफ वहीं women को हर चीज में unequal treat करते हो। Women are naturally inferior to men, बिल्कुल गलत है। And women's inequality survived because it was justiciable, ये बिल्कुल गलत है। justiciable तो है ही नहीं, उसके बाद भी आज तक सर्वाइव कर रहा है। So ये आप देख सकते हो कि sex is biological and all, sex और gender में यही डिफरेंस होता है, that sex is biological and gender is socially created term। Next question, reason assertion, the system of democracy recognizes the equality of all people and stands for the government of common people। The reason is it is commonly believed that government is largely controlled and managed by the power elite। तो इसका आंसर है both A and R true but R is not the correct explanation of A because यहाँ पे जो है आपकी बिल्कुल अलग बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है और यहाँ पे पावर एलिट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is the theory is derived from the word theoria। ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है और ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे आपका थ्योरी शब्द निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ पावर, बिल्कुल हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, बिल्कुल। एंड स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी above। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव। एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्या होना जरूरी है? एक पार्टी का हेडक्वार्टर, एक आइडियोलॉजी, पावर सीकिंग पॉलिटिशियंस और स्ट्रॉन्ग वोट बैंक। पावर सीकिंग पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पार्टी का हेडक्वार्टर एक मस्ट कंडीशन नहीं है, होना चाहिए लेकिन मस्ट कंडीशन नहीं है। और स्ट्रॉन्ग वोट बैंक तो तभी होगा ना जब उनके पास अच्छी आइडियोलॉजी होगी। तो यहाँ पे चीज मस्ट पूछी है, ये नहीं पूछा क्या होना चाहिए क्या नहीं, मस्ट पूछा है। तो पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के बिना तो बन ही नहीं सकती। एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपके पास सबसे पहले आपकी आइडियोलॉजी का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या होता है? जिसको हम उदारवाद कहते हैं। उदारवाद होता है फ्री मार्केट को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों की इंडिविजुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी फ्रीडम को, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जितना भी आप लिबरल हो सकते हो, अपने आप को खुला बोल सकते हो आप, वैसे आपको लिबरलिज्म होता है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रिंसिपल।
इक्वालिटी अंडर द लॉ, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। द बिलीफ इन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो तो लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का मतलब तो ये हो गया ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो सोसाइटी को। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, बिल्कुल सही बात है। द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब। कार्ल मार्क्स की जितनी भी किताबें हैं वो सारी रट लो, क्योंकि उनकी क्रोनोलॉजी इतनी बार पूछी जा चुकी है ना पेपर में, तो आपको सारी किताबें पता होनी चाहिए इवन विद क्रोनोलॉजी। तो सबसे फेमस उसमें से है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आपको बताना है कि वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1848 में। ओके, आई होप आप लोगों को अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं। अगर प्लीज समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तभी मुझे मोटिवेशन आता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी मॉडर्न लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, और इन सबको लेकर के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने एक प्रॉपर सारी टर्म्स को डिफाइन करते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है, सारे लिबरलिज्म के टाइप्स में डिफरेंस बताया है। तो जो आपको ऊपर बेल आइकन में दिख रहा है वीडियो, आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके भी उस वीडियो पे जा सकते हो, अदरवाइज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो मॉडर्न लिबरलिज्म को दर्शाती है। लिबर्टी इज एक्टिव एंड कांस्टेंट पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव पावर। लिबर्टी इज पीसफुल एंजॉयमेंट एंड प्राइवेट इंडिपेंडेंस। endorse the idea of welfare state, and John Locke, Adam Smith are chief proponents of modern liberalism. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। फोर्थ क्यों नहीं राइट है? क्योंकि जॉन लॉक और एडम स्मिथ आर फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, they both are from classical liberalism, and liberty is active and constant participation in collective power. तो इंडिविजुअलिटी के बारे में और पावर और फ्री मार्केट के बारे में ज्यादातर बातें क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट represents the core idea of postmodernism? ये शायद मैंने सेम क्वेश्चन डाला है क्या? नहीं, ये अलग है और दोबारा से ये पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में है। तो आप जान सकते हो कि जो आइडियोलॉजीज हैं सारी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी की हैं या फिर आईआर की हैं। सारी आइडियोलॉजी आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, और इन सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो द बिलीफ इन द प्राइमेसी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा था कि वो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, एंड साइंटिफिक नॉलेज इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। जैसे न्यूटन के लॉज हैं उनको हम आज तक आंख मूंद कर बस फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के अंदर बिलीफ रखना ही तो है। बिलीफ इन द ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बिल्कुल गलत है। बिलीफ इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है रिलेटिविज्म, तो ये रिलेटिविटी के अंदर जो है वो बिलीव रख रहे हैं। ठीक है, द बिलीफ इन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, तो इसके अंदर बेस्ट क्या दिखाता है पोस्ट मॉडर्निज्म को? वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? आपको बताना है कौन सा एक करेक्ट मैच नहीं है। ये सारे ऐसे ऐसे मैच हैं। ठीक है, फेमिनिज्म इज पीसफुल चेंज, बिल्कुल ठीक है। गिल्ड सोशलिज्म, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, जिसमें आप छोटे छोटे गिल्ड्स को बनाते हो। सिंडिकलिज्म इज ट्रेड यूनियनिज्म, बिल्कुल ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक सोशल रेडिकल चेंज, रेडिकल कैसे हो सकता है अगर वो डेमोक्रेटिक है? तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आइजर बर्लिन, डिस्टिंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी गिवन इन, तो कौन से एस्से के अंदर, ये सारे ही उनके एस्से हैं, उसमें से किसके अंदर उन्होंने जो उनका सबसे फेमस आइडिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का डिफरेंशिएशन दिया है? एस्से ऑन लिबर्टी, 2 एस्से ऑन लिबर्टी, 4 एस्से ऑन लिबर्टी, 3 एस्से ऑन लिबर्टी। तो उन्होंने दिया है 3 एस्सेज ऑन लिबर्टी के अंदर। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने डिफरेंशिएशन तो किया है पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी में, बट अगर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने फेवर किसको किया है, तो वो किया है नेगेटिव liberty को. So he believes more in negative liberty more as compared to the positive liberty. Next question. Will Kymlicka associated with which of the school?
तो मैंने आपको बताया था विच स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करती हैं, मल्टीकल्चरिज्म। विल किमलिका और भीखू पारेख दोनों मल्टीकल्चरिज्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following author is not associated with deliberative democracy? So पहले हम बात करते हैं deliberative democracy क्या होता है। तो deliberative democracy होता है जो deliberation यानी कि डिस्कशन, डिबेट्स के अंदर बिलीफ रखते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, तभी एक डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसने दिया है। द राइट आंसर इज डेविड मिलर। और एक और जो इसके बहुत ही फेमस थिंकर हैं, अगर आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड और वो अगर ऑप्शन में हो तो डेविड बेसेट। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे गलत लिखा था आई गेस। सो हियर आर टू स्टेटमेंट। माइकल फूको आर्ग्यूड दैट पावर फ्लोज लाइक अ कैपिलरी थ्रू आउट द सिस्टम। बिल्कुल सही है, जैसे कि कैपिलरीज में ब्लड दौड़ता है वैसे ही पावर जो है पूरे सिस्टम में दौड़ती है। देन फूको आर्ग्यूड द कंसेप्ट ऑफ पावर एज नेगेटिव। बिल्कुल गलत है, उन्होंने पावर को पॉजिटिव बताया है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। माइकल फूको के सारे आइडियाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से उनको देख करके जाना। Now, which of the following best represents the core idea of multiculturalism? देख रहे हैं multiculturalism से कितने questions आ रहे हैं, तो प्लीज एक बार करके जरूर जाना, देख के जरूर जाना किताबों को और उनके thinkers को। The right answer is the belief that cultural diversity should be to create a more homogeneous society. No, वो तो heterogeneous society में belief रखते हैं। The belief that one culture is superior to other बिल्कुल गलत है, वो तो बोलते हैं minorities को representation मिलना चाहिए। The belief that assimilation into dominant, no, dominant तो वो किसी को मानते ही नहीं है। And the belief that cultural differences should be necessary for social cohesion, बिल्कुल सही है। Next question. Who among the following argued that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harms to other? तो सिंपल सा है कि harm principle किसने दिया है? सीधा सीधा सा आंसर है जेएस मिल ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो जेएस मिल क्या कहते हैं? जेएस मिल कहते हैं एक इंसान को तब तक सब कुछ करने की आजादी यानी कि लिबर्टी होनी चाहिए जब तक वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचाता। अगर उसके किसी एक्शन से, उसके किसी ऐसे एक्शन से जिसको उसको लिबर्टी है, अगर किसी और पर्सन को उससे कोई नुकसान हो रहा है, कोई हार्म पहुंच रहा है, तो वो लिबर्टी उसकी वहां पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो वो ऐसा हार्म प्रिंसिपल देते हैं जब तक इंसान किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, वो बिल्कुल लिबरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जॉन लॉक्स व्यू ऑन राइट्स। तो जॉन लॉक के व्यूज क्या हैं राइट्स को लेकर के? ही एस्पोर्ट फॉर डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, बिल्कुल नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर बिलीफ रखते हैं। इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू लॉज ऑफ द नेचर। लॉ ऑफ नेचर मीन्स इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम एनी सुपीरियर अथॉरिटी। इन एब्सेंस ऑफ लॉ देयर इज नो फ्रीडम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो वो बोलते हैं इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द नेचर, और उसके बाद वो बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को काफी ज्यादा भाव देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल मैन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो काफी बार पूछा गया है। तो ये आपकी लिखी है एसएम लिप्सेट ने। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। लिप्सेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन which states that democracy is the direct result of economic growth and the more well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy. तो एसएम लिप्सेट क्या कहते हैं कि भाई जितनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे, जितना अच्छा मॉडर्नाइजेशन करोगे, उतना अच्छा आपका जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो सस्टेन करेगा। लिप्सेट्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हैज कंटिन्यू बी a significant factor in academic discussions and research relating to democratic transition. It has been referred to as the Lipset hypothesis. तो इस पूरे प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? लिप्सेट हाइपोथेसिस या फिर लिप्सेट थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of ecology believes in continuing our present lifestyle but with the specific tweaks aimed at minimizing the damage to the
इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है जब मैं अनअकैडमी पे आपको इकोलॉजिज्म पढ़ा रही थी। तो इसका आंसर है शैलो इकोलॉजी। तो ये जो दो क्वेश्चन है ना, डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोलॉजिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शैलो इकोलॉजी कहता है कि भाई नेचर ह्यूमन के लिए ही तो है ना, लेकिन इतना भी बर्बाद मत करो, उसको संजो के क्यों रखो, क्योंकि वो आप ही के काम के लिए है। और जो डीप इकोलॉजी है वो बोलता है कि नहीं भाई, आपको इन्वायरमेंट को भी उतनी इज्जत देनी है जैसे कि ह्यूमन को देते हो। तो इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन कहां से रहेंगे। तो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा सस्टेन करने की, बहुत ज्यादा उसकी केयर करने की बात करते हैं। वहीं शैलो इकोलॉजी कहता है नहीं, ह्यूमंस आर ग्रेटर देन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को ह्यूमंस के लिए ही बचाना है, ह्यूमन के नीड्स के लिए बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following does not believe in the decline of political theory? तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा ऑफ ओपी गाबा। ठीक है, ओपी गाबा के पहले चैप्टर में आपको ये जो टॉपिक है ये मिल जाएगा। तो द राइट आंसर इज आइजर बर्लिन। सो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डर्ल एंड एल्फ्रेड कॉबिन, ये सभी जो बात करते हैं वो डिक्लाइन करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिलेवेंस है धीरे धीरे खोता जा रहा है। So David Easton, Robert Dahl, Alfred Coben all believed in the decline of political theory. Easton कहते हैं कि political theory had become too focused on abstract concepts and had lost touch with the real world politics. तो David Easton कह रहे हैं कि political theory आजकल real world की जो समस्याएं हैं उनके साथ डील नहीं करता। रॉबर्ट डल का कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी हैड बिकम टू स्पेशलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। और एल्फ्रेड कॉबन क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हैड बिकम too focused on historical events and has lost sight for the broader theoretical question. तो बेसिकली तीनों में से कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी के साथ प्रेजेंट कंटेक्स्ट में संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following thinkers believe that justice requires equal access to advantage for all people? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। रॉबर्ट नोजिक ने कहा है, वॉल्जर ने कहा है, कोहेन ने, या फिर डेरिडा ने। तो डेरिडा ने जो थ्योरी दी है वो दी है डीकंस्ट्रक्शन की। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी है जो कि रिलेट करती है पोस्ट मॉडर्निज्म से। ठीक है, डेरिडा क्या कहते हैं कि आपको हर टेक्स्ट को तोड़ तोड़ के देखना चाहिए, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके देखना चाहिए ताकि आप उसके डीपर मीनिंग को समझ सकें। ठीक है, माइकल वॉल्जर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि स्फीयर्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। तो ये जो जस्टिस की थ्योरी है दी है रॉबर्ट नोजिक ने, एक तो जॉन रॉल्स ने दी है, एक रॉबर्ट नोजिक ने दी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जस्टिस रिक्वायर्स इक्वल एक्सेस टू एडवांटेज फॉर ऑल पीपल, आपको दिख ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को फेवर कर रहा है। और लिबर्टेरियनिज्म थिंकर कौन है? रॉबर्ट नोजिक है। ठीक है, जिनकी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स आर्टिकल हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट रॉबर्ट नोजिक के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एक लिबर्टेरियन थिंकर है। आंसर टू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को ये इसमें क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, इन सब के बारे में आप मेरी वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, जो कि मेरे चैनल यानी कि मेरे यूट्यूब पे डली हुई है। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो या फिर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको और यूनिट्स के PYQs चाहिए प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए यूनिट वाइज PYQs की, जब तक आपका एग्जाम पास में आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।